मेरा नाम काव्या है। कभी मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शांत शहर में रहती थी, जहाँ जिंदगी बहुत सुरक्षित और सुकून भरी लगती थी। लेकिन यह सुकून ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। जब मैं सिर्फ 6 साल की थी, तभी मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, और उनके जाने के साथ ही मेरा बचपन भी जैसे मुझसे छिन गया। माँ की कमी ने घर को खाली ही नहीं किया, मुझे भीतर से अधूरा कर दिया। कुछ ही महीनों बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ के आने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ, इसलिए उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में दाखिल दिलाया। मगर जैसे मैं बड़ी होती गई, सौतेली माँ और मेरे बीच की दूरी भी बढ़ती चली गई। उन्होंने मुझे कभी दिल से अपनाया ही नहीं। उनके व्यवहार में हमेशा सख्ती, ताने और एक अनकहा विरोध छिपा रहता था। समय के साथ उन्होंने पिताजी को भी अपने अनुसार ढाल लिया, और फिर घर में वही फैसले होने लगे जो उन्हें मंजूर थे। सौतेली माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं ज़्यादा पढ़ूँ या अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। शायद उन्हें डर था कि अगर मैं आगे बढ़ गई तो घर में उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन मेरे सपने उसने कई बड़े थे। मैं आईएएस बनना चाहती थी। मैंने चुपचाप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। यूनिवर्सिटी में मैं टॉपर थी। मेरी मेहनत और लगन ही हर जगह चर्चा होती थी। लोग अक्सर कहते थे कि काव्या में कुछ अलग है, और शायद यही अलग होना मेरी सौतेली माँ को सबसे ज़्यादा चुभता था। इस बीच अचानक मेरी शादी की बातें शुरू हो गई। मैंने पिताजी को कभी नहीं बताया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इस परीक्षा की गहराई भी नहीं समझते थे। फिर एक दिन जब एक पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से रिश्ता आया, तो पिताजी ने बिना ज़्यादा सोचे तुरंत हामी भर दी। लड़के वालों ने मुझे देखते ही जिद कर ली कि वे मुझे ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मैंने पिताजी से कई बार कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन मेरी बातों को सौतेली माँ ने इस तरह मोड़कर उनके सामने रखा कि उसका मतलब ही बदल गया। उन्होंने कहा, इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, फिर भी मना कर रहे हैं। जरूर किसी के साथ इसका चक्कर होगा। बस एक झूठा शक और पिताजी का भरोसा मुझसे फिसल गया। उन्होंने गुस्से में मुझसे पूछा कि क्या यह सच है। मैं रोती हुई कहती रही कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मेरी पूरी दुनिया सिर्फ मेरी पढ़ाई है। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उनका फैसला साफ था कि लड़कियों को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अब बहुत हो गया, शादी होगी, और बस मेरी हर दलील धरी की धरी रह गई। आखिर उसी पल मेरी शादी रोहित नाम के व्यक्ति से तय कर दी गई। उस दिन मेरे सपनों की रील टूट गई। मेरी यूपीएससी की अधूरी तैयारी मेरे कमरे की मेज पर ही रह गई, और उसके साथ मेरा आईपीएस बनने का सपना भी। अगर मैं परीक्षा दे पाती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। लेकिन किस्मत ने भी जैसे मेरे खिलाफ फैसला कर लिया था। अब मेरे सामने एक नई दुनिया थी, मेरा ससुराल। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब मुझे वही अपने लिए जगह बनानी है। मेरे ससुर ने मुझे पसंद किया था। वे पिताजी के पुराने मित्र थे। मेरी सास मुझे दिल से स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन अपने पति की खुशी के लिए उन्होंने मुझे इस घर की बहू के रूप में मान लिया, और यही से मेरी ज़िंदगी की एक नई कठिन शुरुआत हुई। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास ने पहले ही अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की लड़की तय कर रखी थी। शादी के बाद के कुछ दिन मेरे पति और ससुराल में अच्छे गुजरे, लेकिन मेरी सास और ननद का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था। मेरे ससुराल में घर के सारे काम
मुझसे करवाए जाते। मेरे ससुर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी। मेरे ससुर की बातों का घर में बहुत प्रभाव था और उनके सामने मेरी सास और ननद अच्छा व्यवहार रखती थी, लेकिन उनके पीछे से वह मुझे ताने देती थी और मुझसे हर काम करवाती थी। मेरी सास ने मेरे ससुर जी से कहा था कि काव्या भले ही अच्छी लड़की है, लेकिन एक लड़की को मैं शुरू से ही अपने बेटे के लिए सोचती आ रही हूँ। उसका काव्या के साथ कोई मुकाबला नहीं, और फिर हमारा बेटा तो अच्छा पढ़ा लिखा है और खूब अच्छा कमाता भी है। मेरे बेटे जैसे लायक लड़के के लिए लड़की भी लाखों में एक होनी चाहिए। तभी मेरे ससुर जी ने अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे तो काव्या ही पसंद है और रोहित की शादी काव्या के साथ ही मैं खूब धामधूम से करूँगा। जैसा उन्होंने कहा वैसा हुआ भी। उन्होंने मेरी और रोहित की शादी खूब धूमधाम से की थी। शादी के बाद शरारत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी के बाद मेरी पढ़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि मेरे पति चाहते थे कि मैं घर को अच्छी तरह संभाल लूँ। इसलिए मैंने घर संभालने के अलावा बाकी सभी कामों से अपना ध्यान हटा लिया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं घर के सभी सदस्यों को खुश रख सकूं। मैंने अपनी सास और ननद को हमेशा इज्जत दी। मैंने ननद को हमेशा अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया और सास को अपनी माँ की तरह चाहा। लेकिन मेरी सास को मेरा अच्छापन हमेशा दिखावा लगता था। उन्हें यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मुझे इस घर में सबका प्यार और सम्मान मिले। इसलिए वह अपनी बेटी के साथ मिलकर मुझे मेरे पति और ससुर के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन जब मैं अपने मायके गई हुई थी, मेरी सास और ननद को मौका मिल गया। वह मेरे पति के पास आकर कहने लगी, रोहित बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो और मॉडर्न हो, इस काव्या की तुम्हारे साथ कोई बराबरी नहीं है। तभी मेरी ननद भी कहने लगी, हाँ भैया, मैं तो चाहती थी कि मेरे एक ही भैया है और उनके लिए कोई अच्छी और मॉडर्न भाभी आई है, लेकिन पिताजी ने तो काव्या के साथ आपकी शादी करके आपकी किस्मत फोड़ दी। कहाँ आप स्टाइलिश और हैंडसम, और कहाँ वो सिंपल सी दिखने वाली लड़की। मेरे पति ने उस समय अपनी बहन और माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सोच पर असर पड़ने लगा। धीरे धीरे रोहित का व्यवहार मेरी तरफ कठोर और रूखा होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटने लगे, ताने मारने लगे और कभी कभी तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगे। हाथ उठाना तो जैसे उनके लिए मामूली हो गया था। मैं अपने पति के इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। मैंने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब हमेशा गुस्से से भरा होता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को मेरी सास और ननद ने भड़काया है, जिसकी वजह से वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं सीधे दिल से अपनी सास से यह बात शेयर करने गई थी ताकि वह अपने बेटे को समझाए, लेकिन मेरी पूरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, बहू पति के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बात होती ही रहती है, इन्हें ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसी तीसरे के सामने रोने की बजाय इन बातों को कमरे के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए। मेरी शिकायत मेरी ननद के फौरन ही अपने भाई से कर दी। उसने कहा, भैया, भाभी आपकी शिकायत माँ के पास लेकर गई थी। इस बात पर भी मेरे पति मुझ पर बहुत बरसे। मैं अपनी सास का जवाब सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया, लेकिन मेरे ससुर जी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। वो हमेशा अपने बेटे को अकेले में समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मेरे पति एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। इधर मेरे ससुर जी दिल के मरीज थे। एक दिन उन्हें दिल में तेज दर्द उठा।
इससे पहले कि घरवाले उन्हें अस्पताल पहुंचा पाते, उनका दम घर में ही निकल गया। उनके जाने के बाद मेरे पति को खुली छूट मिल गई थी। मेरी सास और नंद भी वही करती थी जो उसका मन करता था। शादी के करीब 1 साल बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मुझे लगा था कि शायद अब मेरे पति का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन यह मेरा भ्रम था। अब हर रात मेरे पति शराब पीकर खौराने लगे। मैं उनके लिए दरवाज़ा खोलती तो उनके मुंह से छाप की बहुत तेज बदबू आती थी। मेरा छोटा बेटा था। मैं सारा दिन घर के काम करती और रात को अपने बेटे आयुष के साथ जागती रहती थी, लेकिन मेरे पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी मैं अपने पति से कहती कि आप इतनी रात तक घर से बाहर क्यों रहते हैं और शराब भी पीते हैं, कम से कम आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, तो मेरे पति ने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगे, मैं कुछ भी करूँ, तुझे इस बात से क्या मतलब? तू घर पे क्या करती है? सिर्फ रोटियां पकाती है और बच्चे संभालती है। तुझे मेरी कदर करनी चाहिए। तू मेरे घर में रह रही है, मेरे पैसों पर पल रही है और मुझे ये सिखा रही है कि मुझे क्या करना है। उस दिन मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पति से यह बात कहा दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी अपने पति से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस दिन मेरे पति ने चिल्लाते हुए पास रखा गिलास जमीन पर पटक दिया और फिर मेरे बाल खींचते हुए मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। अपने पति के इस व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो गई थी। सारी रात रोते हुए गुजार दी। अगली सुबह जब मेरे पति सो रहे थे और मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी मेरी ननद किचन में आई और कहने लगी, अरे भाभी, रात को क्या आपका भैया के साथ कोई झगड़ा हुआ? मुझे गाली गलौज की आवाज़ें आ रही थी। मेरी ननद मुस्कुराते हुए यह बात कह रही थी। मैं अपने काम में व्यस्त थी और मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो वह कहने लगी, मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। तुम ना तो अपने पति को संभाल पा रही हो और ना ही घर को। मैंने अपनी ननद से धीमे शब्दों में कहा, प्लीज़ पायल, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। उसने कहा, परेशान तो भैया है, तुम्हारी वजह से। तुमने उनकी जिंदगी खराब कर दी। यह कहकर वह अपना नाश्ता उठाकर किचन से चली गई। मैं बाकी के कामों में व्यस्त थी और जल्दी अपने पति के उठने से पहले सारे काम खत्म कर लेना चाहती थी, क्योंकि उसके बहुत सारे काम होते थे। थोड़ी देर बाद मेरे पति के गुस्से से भरी कड़कती हुई एक आवाज़ आई, काव्या, अरे काव्या, कहाँ मर गई हो? मैंने जल्दी से कहा, जी मैं अभी आई। किचन के सारे काम छोड़कर मैं जल्दी से कमरे में चली गई। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने जल्दी से साड़ी के पल्लू से अपने हाथ पोंछे और कमरे में पहुंचने से पहले ही फिर से मेरे पति ने जोरदार आवाज़ लगाई, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जी क्या हुआ? रोहित कहने लगे, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी पहली आवाज़ में ही मेरे सामान हाजिर हो जाया करो। उनके हाथ में शर्ट थी। उन्होंने वह शर्ट मेरे मुंह पर फेंकते हुए कहा, जल्दी से इसे प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने जल्दी से शर्ट उठाई और उसे प्रेस करने लगी। वह बाथरूम में नहाने चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ आई, काव्या, तौलिया कहाँ है? जल्दी से तौलिया लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। मैं प्रेस छोड़कर तेजी से तौलिया लेने दौड़ी। बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने तौलिया अंदर बढ़ाया। यह लीजिए, रोहित ने जोरदार आवाज़ में कहा, यह भी तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? उन्होंने तौलिया खींचते हुए कहा। मैं जैसे ही पलटी, मेरा पैर बेड के कोने से लग गया। मैं दर्द से कराते हुए फिर जल्दी से शर्ट प्रेस करने पहुंची। जैसे ही मेरी नज़र शर्ट पर पड़ी, मैं शॉक रह गई।
शर्ट का एक हिस्सा जल चुका था। मैं डर गई और सोचा कि अब क्या होगा। मेरा शरीर कांपने लगा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मेरे पति बाहर आ गए। मेरी शर्ट तैयार है। जैसे ही उनकी नज़र जली हुई शर्ट पर गई, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुमने यह क्या कर दिया? यह मेरी फेवरेट शर्ट थी। मैंने तुरंत कहा, सॉरी, गलती से यह सब हो गया। तभी मेरे पति और जोर से चिल्लाए, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मैं वही खड़ी रो रही थी। तभी मेरी सास बड़ी शान से कमरे में आई और बोली, अरे बेटा, एक शर्ट ही तो जली है। इतनी सी रात पर इतना गुस्सा किस बात का? तुम्हें तो पता है कि इस बेचारे से कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मैं अभी तेरे लिए दूसरी शर्ट निकाल कर प्रेस कर देती हूँ। अलमारी खोलते हुए वह बड़बड़ाई, मैंने तो तुझे कहा था कि मेरी मर्जी की लड़की से शादी कर ले, मगर तू भी अपने पिता का कहना मानता रहा। अगर उस दिन तू कह देता कि मुझे माँ की पसंद की लड़की से शादी करनी है, तो शायद तेरे साथ ऐसा ना होता जैसे अब हो रहा है। सास की बातें मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थी। मैं अपने आंसुओं को रोकती हुई कमरे से निकलकर किचन में चली गई और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगी। नाश्ता तैयार करने के बाद मैं दोबारा कमरे में गई। मेरी सास पति की शर्ट प्रेस करके जा चुकी थी। मैंने रोहित को नाश्ता दिया और हिम्मत जुटाकर पूछा, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या आप मुझसे आराम से भी बात नहीं कर सकते? क्या हर बात चिल्लाकर कहनी जरूरी है? यह सुनकर मेरे पति ने मुझे घूरते हुए कहा, इसमें भी मेरी ही गलती है। मैंने कहा, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन मेरे पति के चेहरे के भाव देखकर मेरी आवाज़ टूटने लगी। वह तमतमा कर बोले, अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए? और अचानक उन्होंने मेरे लिए बाल पकड़ लिए। मैं जोर से चीखी, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने उनकी पकड़ से अपने बाल छुड़ाए और कहा, मैं भी इंसान हूँ। इस तरह का व्यवहार सहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी आवाज़ रोने जैसी हो गई थी। मेरे पति का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, अच्छा, क्या करोगी तुम? बोलो बोलो ना। और यह कहते हुए उन्होंने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। मेरा सिर चकरा गया। मैं सदमे में थी। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं खामोश रही। दरवाजे पर मेरा 5 साल का बेटा आयुष सब कुछ देख रहा था। उसकी मासूम आंखें डर से फैल गई। वह दौड़कर मेरे पास आया। मैंने उसे गले से लगा लिया। वह कांपती आवाज़ में बोला, पापा, आप मम्मी को मत मारा करो। मेरे पति गुस्से से चिल्लाए, अपनी माँ की तरह तू भी बहुत बोलने लगा है। लगे हाथ, आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा देता हूँ। और जैसे ही आयुष पर हाथ उठाने लगे, मैं उसके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मेरी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। रोहित गालियाँ देते हुए कमरे का दरवाज़ा जोर से पटक कर निकल गए। कमरे में खामोशी छा गई। मैं आयुष को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वो पूछता रहा, मम्मी, पापा आपको इतना मारते क्यों है? पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सारी दुनिया सह सकती थी, लेकिन बेटे की यह बातें नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने फैसला किया। मैंने शांत मन से बैग निकाला, उसमें अपने और आयुष के कपड़े रखे और चुपचाप मायके चले गए। मुझे लगा मेरे माता पिता मुझे सहारा देंगे, मेरी तकलीफ समझेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने सब बताया, उनका जवाब मुझे अंदर तक तोड़ गया। वे दोनों काफ़ी देर कमरे में बात करते रहे। फिर पिताजी बाहर आए और बोले, काव्या, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं,
गुस्से में आवाज़ ऊंची हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि घर छोड़ दिया जाए। तुम्हें समझना चाहिए। मैं स्तब्ध रह गई। पिताजी से यह उम्मीद नहीं थी। फिर मेरी सौतेली माँ आगे बढ़कर बोली, देखो काव्या, लड़की का घर तो उसका ससुराल ही होता है। तुम अगर यहाँ बैठ जाओगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जैसे तैसे करके अपनी गृहस्थी चलाओ। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन पिताजी, मैं उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती। पिताजी गुस्से में बोले, बस अब और बहस मत करो। कल सुबह तुम अपने घर वापस जाओगी। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। जल्दबाजी में लिए फैसले हमेशा गलत होते हैं। उस रात मैं रोते रोते सोई भी नहीं। पूरी रात छत देखती रही। सौतेली माँ तो थी ही, पर पिता भी मेरी बात समझने को तैयार नहीं थे। अगली सुबह में बैग उठाकर चुपचाप ससुराल लौट आई। दरवाज़ा खुलते ही सास की आवाज़ आई, अरे आ गई महारानी। तेरे माँ बाप तुझे 2 दिन भी नहीं रख पाए। मैंने बिना जवाब दिए चुपचाप अंदर कदम रखे। अब सबको समझ आ गया था, मुझे मायके से कोई सहारा नहीं मिलने वाला। यही वजह थी कि पति व सास ननद का व्यवहार और भी कठोर हो गया। रात शराब, दीनता ने और मेरी इज्जत को कोई मूल्य नहीं। फिर आयुष बीमार पड़ गया। वो सारी रात बुखार में तपता रहा। मैंने कई बार रोहित को जगाया, उसे डॉक्टर से पास ले चलिए, लेकिन उन्होंने झुंझुलाकर कहा, मुझे सोने दो, यह सब तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अगली सुबह भी वही जवाब, डॉक्टर के पास जाना है तो तुम खुद ऑटो लेकर चले जाओ। मेरे पास टाइम नहीं है। मैं टूट गई। यह बच्चा उसका भी था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं खुद आयुष को डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप के बाद मैं जैसे ही क्लिनिक से बाहर आई, मैं टक्कर एक लड़के से हो गई। मैंने ऊपर देखा, वो मेरा क्लासमेट आदित्य था। मैंने उसे सॉरी कहा और आगे बढ़ने लगी, पर उसने आवाज़ लगाई, काव्या। मैं पलटी, तुम काव्या ही हो ना? मैंने कहा, जी मैं काव्या ही हूँ। वह बोला, तुम मुझे पहचान गई? हम साथ पढ़ते थे। मैंने कहा, हाँ आदित्य, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। उसने मेरी हालत देखकर कहा, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है? कभी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, यूपीएससी की कर रही थी, और यह मैंने कहा शादी हो गई। सब बीच में रह गया। फिर आयुष की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरा बेटा है। वह बोला, तुम इतनी इंटेलिजेंट थी, शादी के बाद अपना पूरा फ्यूचर खराब कर लिया। तुम्हारे चेहरे की रौनक तक चली गई। तुम तो आईएएस बनना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, शायद यही मेरे नसीब में लिखा हुआ था। बातों के दौरान आदित्य की नज़र मेरी गर्दन और बाजू पर पड़ी। उसने कहा, यह निशान कैसे है? मैं चेप गई और कुछ नहीं कहा। वह कहने लगा, मैं भी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया था। मैं तो आज आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है, क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसे होनहार लड़के ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं आदित्य को कैसे बताती कि मैं कितने सालों से अपने पति के अत्याचार बर्दाश्त कर रही हूँ। आदित्य ने कहा, अच्छा ठीक है, लगता है तुम जल्दी में हो। मैं तुम्हारा समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी परेशान हो। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा तो नहीं पूछूंगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे काट दिया। वह कहने लगा, तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जैसे भी एक आईपीएस ऑफिसर होने के साथ साथ समाज सेवक भी हूँ मैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चली आई।
मुझे अस्पताल में काफ़ी देर हो गई थी। अभी मुझे अपने बेटे की दवाई भी लेनी थी। मेडिकल स्टोर पर भी काफ़ी भीड़ थी, इसलिए वहाँ भी देर हो गई। फिर जब मैं घर पहुँची तो घर पहुँचते ही काम में बिजी हो गई। अपने बेटे को दवाई देकर मैंने सुला दिया। शुक्र था कि मेरे पति अभी घर पर नहीं आए थे, वरना हंगामा शुरू कर देते कि इतनी देर में कहाँ से आ रही हूँ। मैं उन्हें कितना भी यकीन दिलाती कि मैं डॉक्टर से कहाँ गई थी, फिर भी उन्हें यकीन नहीं आता। अगली सुबह आयुष की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। आयुष को स्कूल भेजने के बाद मैं नाश्ता बनाने में जुट गई। तभी मेरे पति कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने जा रहे थे कि अचानक पायल कमरे में आ गई। वो मेरे पति से कहने लगी, भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। आप अपनी पत्नी को काबू में रखिए। कल यही महारानी आयुष को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने पूरे 4 घंटे में घर आई है। डॉक्टर के यहाँ इतना भी समय नहीं लगता है। ना जाने कहाँ मटर गश्ती करती फिर रही थी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। इतनी छूट भी अच्छी नहीं है। माँ भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन आप गुस्सा मत करना। मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि आपकी पीठ पीछे ये ना जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है। यह बात सुनते ही मेरे पति की आंखें अंगारों की तरफ उबलने लगी। वह तेज कदमों में चलकर किचन में मेरे पास आई। मैं जो अपने पति के लिए गरम गरम पराठे बना रही थी, मेरा मुंह दूसरी ओर था। मेरे पति ने पीछे से मेरे बाल पकड़े और घसीटते हुए मुझे किचन से बाहर ले आए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह क्यों और किसके लिए ऐसा कर रहे हैं। वह कहने लगे, बता डॉक्टर के यहाँ से तू कहाँ गई थी? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से घर आने की? और तुझे देर कहाँ हुई? कहाँ गई थी तू? किससे मिलती है? मेरी पीठ के पीछे। मैंने कहा, मैं तो बस डॉक्टर के पास गई थी और कभी भी नहीं गई। मेरे पति ने मेरे बालों को और जोर से पकड़ा और कहने लगे, मुझसे झूठ बोलती है। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं आयुष को डॉक्टर के यहाँ ही लेकर गई। वहीं पर देर हो गई क्योंकि अस्पताल में बहुत भीड़ थी। मेरे पति ने चिल्लाकर कहा, इस घर में रहना है तो कायदे कानून से रहना होगा। झूठ बोलती है। अस्पताल में इतनी देर नहीं लगती जितनी देर में तू यहाँ आई है। 4 घंटे तूने अस्पताल में क्या क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उन्होंने मेरे बालों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अचानक मेरे पति का फ़ोन बजा। उठा और उनके ऑफिस से फ़ोन आ गया। वो ये भूल चुके थे कि आज उन्हें जल्दी ऑफिस जाना था। मेरे पति ने मुझे झटके से ज़मीन पर पटक दिया और बिना नाश्ता किए ही घर से बाहर निकल गए। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी ननद और सास भी वहाँ खड़े होकर मेरा तमाशा देख रही थी। उन दोनों में से किसी ने भी मुझे अपने पति से बचाने की कोशिश नहीं की। मेरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन मेरे मन में जो आग लग रही थी उसने मुझे उठने और कुछ करने की हिम्मत दी। मैंने अपने आंसू पोंछे। दूसरी तरफ देखा तो मेरी सास और पायल आपस में खड़ी होकर एक दूसरे को देखकर खूब मुस्कुरा रही थी। मैंने सोच लिया कि अब मुझे अपनी और अपनी बेटे की ज़िंदगी को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने घर के काम खत्म किए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट निकाले। मैंने तय कर लिया कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। मैंने शहर के हर कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट पर जाकर नौकरी की वैकेंसी देखनी शुरू कर दी, लेकिन जहाँ भी वैकेंसी थी वहाँ एक्सपीरियंस कैंडिडेट की ही मांग थी। लेकिन मेरे पास तो एक्सपीरियंस था ही नहीं, बल्कि अब तो मेरी शादी को 6 साल गुजर चुके थे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और कई जगह ईमेल और आवेदन भेजे। शाम के समय मेरा मोबाइल स्क्रीन पर नज़र गड़ाई था
नौकरी के किसी भी जवाब का मैं इंतज़ार कर रही थी कि तभी दरवाजे पर तेज आवाज़ आई। मैं चौंक गई और फौरन दरवाज़ा खोलने गई। सामने मेरे पति खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने वह लिफाफा मुझे दे दिया। मैंने जैसे ही वह लिफाफा खोल कर देखा, उसके अंदर एक कागज़ था। उस कागज़ पर जो शब्द लिखे थे वे जैसे हर एक तीर की तरह मेरी आत्मा पर वार कर रहे थे। ये तलाक के पेपर थे। मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, डिवोर्स। मेरे पति रोहित मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ, और यह भी जान लो कि मेरा बेटा आयुष मेरे पास रहेगा, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, कोई काम धंधा नहीं करती, इसलिए उसकी देखभाल करने के काबिल भी नहीं हो तुम। मैंने कागजों को गौर से देखा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू तैर गए। एक दिल कह रहा था कि जोर जोर से चीख कर लो तू, तो दूसरा दिल कह रहा था कि मुझे अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि खुद को संभलना है। आज अगर मैं हार गई तो मेरे बेटे का फ्यूचर मेरी तरह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैंने तसल्ली से काम लिया और उन पेपर्स को लेकर कमरे के अंदर चली गई। मेरे पति मुझे आंखें फाड़ कर देख रहे थे, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया था। उनके सामने मेरी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। कमरे के अंदर जाकर मैं लेट गई और सारी रात यही सोचती रही कि मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने अपने पर्स से वह कांटेक्ट वाला कार्ड निकाला जो आदित्य ने दिया था, जो कभी मेरा क्लासमेट हुआ करता था। उस पर उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैंने वह नंबर डायल किया। जैसे ही आदित्य ने कॉल रिसीव की, मैंने कहा कि मैं बोल रही हूँ। वह कहने लगा, हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। आज मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसने कहा, हाँ बताओ, कैसी मदद चाहिए। मैंने कहा, मुझे घर चाहिए। क्या तुम मेरे लिए किराए के घर का इंतज़ाम कर सकते हो। उसने चौंक कहा, मगर तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हें किराए के घर की क्या ज़रूरत है। फिर मैंने उसे अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया कि यहाँ रहते हुए मैं किस तरह अपने पति व ससुराल वालों के अत्याचार बर्दाश्त करती रही। वह काफ़ी देर तक मेरी पूरी कहानी सुनता रहा। मैं रो रो कर उसे सब बता रही थी। फिर उसने कहा, मुझे तुम पर पहली नज़र में ही तरस आ गया था, क्योंकि तुम्हारी आंखों से साफ दिख रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। पहले तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर इतनी परेशान नहीं लगती थी। तुम तो बहुत खुश मजाज, समझदार और टैलेंटेड लड़की हुआ करती थी। आखिर तुम्हें क्या हो गया। शादी के बाद तुम्हें भी समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम्हारी शादी को 6 साल हो चुके थे और तुम अभी तक अपने पति के अत्याचार सह रही हो। तुम्हें यह अन्याय बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें शुरू में ही इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। मैंने उसे रोते हुए बताया, अब मेरा पति मुझे छोड़ना चाहता है। वह मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा है और वह मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहते हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उससे अलग होकर नहीं जी सकूँगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। हो सके तो आप मेरे लिए रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। आदित्य कहने लगा, हाँ क्यों नहीं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे घर में भी रह सकती हो, क्योंकि मैं एक सरकारी फ्लैट में रहता हूँ। मेरा घर तो यहाँ खाली ही पड़ा है और तुम वहाँ जाकर रह सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे घर पर आई तो मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछल जाएगा। ये लोग इस बात को कोर्ट में मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस तरह मैं
और ज़्यादा बदनाम हो जाऊंगी। आदित्य ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढता हूँ और कोई फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। यही वह समय है जब तुम्हें खुद को साबित करना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य ने उसी दिन अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर ढूंढकर मुझे दिलवा दिया। मैंने अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक किए, आयुष को तैयार किया, अपने कुछ इकट्ठे किए हुए पैसे उठाए और मौका देखकर चुपचाप घर से निकल आई। रात के समय जब मेरे पति घर वापस आए तो हमेशा की तरह उन्होंने आवाज़ लगाई, काव्या, मेरे लिए पानी लेकर आओ जल्दी से। लेकिन घर में सन्नाटा था। उन्होंने किचन में झाँक कर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। फिर आयुष के कमरे में देखा, वह भी खाली पड़ा था। फिर वह अपने कमरे में लौटे तो उनकी नज़र टेबल पर रखे हुए एक लिफाफे पर पड़ी। उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर से मेरे हाथ से लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगे। मैंने लेटर में लिखा था, रोहित, मैंने आपके साथ बहुत साल बिताए, हर ताने और हर दर्द को सहती रही, लेकिन अब मैं और कुछ नहीं सह सकती। आपने हमेशा मुझे कमज़ोर समझा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करूँगी। आपको जो करना है कीजिए, पर अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। लेटर पढ़ने के बाद मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से बौखलाकर सोफे पर बैठ गए। वह सिर्फ मुझे धमकाने के लिए डिवोर्स पेपर तैयार करवाए थे, लेकिन अब उनका दाव उल्टा पड़ गया। काफ़ी देर तक वह सोच में डूबे रहे। घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मेरे पति को भूख लग रही थी। देर रात जब उन्हें लगातार भूख लगती रही और नींद नहीं आई तो किचन में जाकर उन्होंने देखा कि सारे बर्तन खाली पड़े हैं। किसी भी बर्तन में खाना नहीं था। वह चुपचाप मन मारकर वहीं बैठ गए और फिर अपने कमरे में सोने चले गए, क्योंकि अब उनकी पसंद की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बनाने वाली इस घर में से जा चुकी थी। अगले दिन भी सब कुछ सामान्य की तरह ही चल रहा था। मेरे पति ने कड़कड़ती आवाज़ में पुकारा, काव्या, पानी लेकर आओ। लेकिन अब उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वह उदास रहने लगे, लेकिन अभी भी अकड़ में थे। उन्हें लगता था कि वह मुझे कभी वापस नहीं बुलाएगी। मैं भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो खुद उस नरक से बचकर आई थी। आदित्य ने मुझे किराए का घर दिलवा दिया। वहाँ पर 2-3 दिन मैंने अपने बेटे के साथ काफ़ी सुकून से बिताई, लेकिन मैं ऐसे खाली हाथ बैठने वाली नहीं थी। अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। मैं नौकरी की तलाश में परेशान थी, लेकिन कभी नौकरी नहीं मिल रही थी। आदित्य अपने घर से खाना बनाकर मेरे लिए लेकर आता था, लेकिन मैं उसका एहसान कब तक ले सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि अब तुम्हें मेरा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार नौकरी लग जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, तुम टीचिंग कर सकते हो। मैंने कहा, टीचिंग करने का मुझे कोई अनुभव नहीं है। आदित्य ने सुझाव दिया, तुम चाहो तो इस घर में रहकर ही कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। मैंने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, तुम्हें याद नहीं, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तुम्हें अच्छे से पता है कि यह एग्ज़ाम कैसे क्लियर किए जाते हैं। मैं ढूंढकर 2-3 स्टूडेंट तुम्हारे पास भेज देता हूँ। तुम घर पर ही कोचिंग शुरू कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम यह कर लोगे। संगीत, मैंने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। आदित्य बोला, अगर करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। आदित्य ने मेरे लिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले 2-3 स्टूडेंट्स का इंतज़ाम किया। मैंने उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे 1, 2 और स्टूडेंट आए, फिर 5, फिर 10, फिर काबिलियत और पढ़ाने का तरीका उन्हें पसंद आने लगा। उन्हीं के माध्यम से और स्टूडेंट्स आने लगे और इस तरह मेरा कोचिंग सेंटर 2 से 5 और फिर 10 स्टूडेंट्स तक पहुंच गया। मुझे खुशी हुई कि मैं कामयाब होने लगी थी। उधर मेरे ससुराल में रोहित का मेरी कमी बहुत खलने लगी थी। उनका ऑफिस का काम भी बिगड़ रहा था, परफॉर्मेंस खराब होने लगी तो कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उन्हें कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए उन्हें छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। उधर मैं किराए के छोटे से घर में रहते हुए सारी परेशानियों का सामना कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच रही थी। मैंने अपने कोचिंग सेंटर का नाम आयुष कोचिंग सेंटर रखा, मतलब अपने बेटे के नाम पर। ऊपर वाले की कृपा से मेरी मेहनत रंग लाई। स्टूडेंट को मेरा पढ़ाया समझ आने लगा। वे तरक्की कर रहे थे और मेरे बारे में बाकी स्टूडेंट्स को बताते थे। मैं भी उनके काफ़ी जुड़ने लगी और मेरा कोचिंग सेंटर चल निकला। मैंने ऑनलाइन भी विज्ञापन डालने शुरू कर दिए। दिन रात की मेहनत रंग लाई और 3-4 महीने में मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हो गए। उसने मिलने वाली फीस इतनी हो गई कि मेरा घर आराम से चलने लगा। मैंने अपने बेटे की पढ़ाई भी जारी रखी। उधर मेरे ससुराल में मेरे जाने के बाद वहाँ का माहौल बिगड़ चुका था। मेरी सास कोई काम नहीं करती थी और मेरी ननद पायल को मजबूरी में सारे काम करने पड़ रहे थे। पायल बर्तनों को पटक पटक कर बड़बड़ा रही थी। जब रोहित घर आते और अपनी बहन से खाना या नाश्ता मांगते तो गुस्से में कहती, भैया मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ, कितना काम करूँ। मेरी सास ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, अरे पायल बेटा, मेरी दवाई तो दे जा, तूने अभी तक नहीं दी। बहू होती तो समय पर मैं सारे काम कर दिया करती। अब एक एक करके सबको मेरी याद आ रही थी। पायल ने अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहा, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं किसी को कोई काम नहीं करके दूंगी। भाभी को ही वापस बुला लो, इससे पहले कि यह घर पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तभी रोहित भड़क उठे और कहने लगे, मैं उसे कभी वापस नहीं लाऊंगा। वह अपनी मर्जी से गई है तो खुद ही वापस आएगी। कुछ ही दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इधर से मैंने अपना काम कर दिया था, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब खुद अपने पति को डिवोर्स के लिए नोटिस भेजूंगी। और अब वह नोटिस मेरे ससुराल पहुंचा तो रोहित के होश उड़ गए थे। उसे पर मेरे साइन पहले से ही मौजूद थे। डिवोर्स के पेपर देखकर मेरी ननद ने कहा, लो भैया, अपनी करनी अब भुगत लो। रोहित को बहुत गुस्सा आया। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं इतना बड़ा कदम भी उठा सकती हूँ। यह केस कोर्ट में चलना था, इसलिए हम दोनों कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। मेरे पति ने भी अपनी तरफ से वकील किया था, जिसने अपने शब्दों से मुझ पर प्रहार किया। उसने कहा, मैडम, आपने शादी से लेकर अब तक तो कोई शिकायत नहीं की, अचानक आपको अपने पति से क्या परेशानी हो गई? मैंने जवाब दिया, मैंने अपनी शादी बचाने के लिए सब कुछ सहा, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी है, इसलिए मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा। और इस कदम को उठाने के लिए मुझे मेरे पति और ससुर वालों ने ही मजबूर किया। मेरे पति के वकील ने मुझ पर बदचलन और लापरवाह होने का भी आरोप लगाया, जिसे मैंने खामोशी से बर्दाश्त किया। उसने कहा, जो महिला खुद ही घर छोड़कर चली गई, उसका चाल चलन ही ठीक नहीं हो सकता। ऐसी माँ को बच्चे की कस्टडी कैसे दी जा सकती है? लेकिन मैंने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा। मैंने गवाह
और मेडिकल रिपोर्ट पेश की जो मेरे साथ घरेलू हिस्सा को साबित कर रही थी। सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब आयुष को कोर्ट में बुलाया गया। जज साहब ने उससे प्यार से पूछा, बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हो? मैं अपने बेटे के चेहरे की तरफ ध्यान से देख रही थी। उसके एक सही फैसले से यह सब कुछ ठीक भी हो सकता था और एक गलत फैसले से सब कुछ गलत भी हो सकता था। लेकिन मेरे बेटे ने बिना किसी डर से कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मम्मी को बहुत मारते थे और उन पर गुस्सा भी करते थे। मम्मी रोती रहती थी, मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। रोहित ने अपने बेटे की यह बात सुनी तो उसका चेहरा शर्मिंदगी में से भर उठा। उसे जीतने की उम्मीद अब ना के बराबर लग रही थी। अब अगली सुनवाई में नतीजा आना था। मैंने किस्तों पर एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था और अपने बेटे आयुष के साथ इस घर में शिफ्ट हो गई थी। इस बुरे वक्त में आदित्य ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो अच्छा और ईमानदार इंसान था, वरना कहाँ कोई गैर किसी के लिए इतना करता है। उसने भी मुझे हिम्मत दिलाई और मुझे यह भी बताया कि अपना केस किसी तरह से लड़ना है। केस की आखिरी सुनवाई से ठीक एक दिन पहले मेरे मोबाइल पर रोहित का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि वो एक बार मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैंने साफ शब्दों में अपने पति से यह बात कह दी तो उन्हें एक अजीब सा झटका लगा। मेरे पति ने कहा, एक आखिर बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शायद उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। लगभग आधे घंटे बाद मेरा पति मेरे घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। घर के बाहर उन्होंने मेरी नेम प्लेट लगी हुई देखी तो उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने घर की डोरबेल बजाई तो मैंने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा। मेरे पति चारों तरफ से मेरे घर को गौर से देख रहे थे। मेरा छोटा सा घर अंदर से बहुत सुंदर था। घर में हर तरफ की सुविधाएं मौजूद थी। मैंने उनसे कहा, आपको बात करनी है? उन्होंने कहा, बस मैं तुमसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलतियों को एहसास हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। उस दिन मैंने अपने पति के चेहरे पर बेबसी देखी। उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना घर बिखर गया है, माँ बीमार है और पायल से घर का कोई काम नहीं होता। सच कहूँ तो कोर्ट में जो कुछ भी मेरे बेटे ने मेरे लिए कहा, उसके बाद से मैं अपनी नज़रों में गिर गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। काव्या, मैंने कहा, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो गया, इसलिए आपको मेरी याद आई है। वो अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगे, नहीं, मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि डिवोर्स वाला मामला ख़त्म कर दो और मेरे साथ वापस चलो और आयुष के बारे में भी तो सोचो। उसे भी तो अपने पिता और माता की ज़रूरत है। मैंने कहा, नहीं, उसे अपने पिता की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अब मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका पिता। तुम जैसे पिता जो तो किसी भी काबिल नहीं। मेरे पति ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम एक बार मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो तो सब कुछ ठीक हो जा सकता है। बस तुम एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मौका मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। हर दिन तुम्हारे लिए मौका था, लेकिन तुमने उसे हर बार बर्बाद कर दिया। माफ़ी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कोई गलती अनजाने में होती है तब वह माफ़ की जाती है, लेकिन तुम्हारी हर गलती जानबूझकर की गई थी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। और सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
तुम यहाँ से जा सकते हो। रोहित ने आखिर बार एक नज़र मुझ पर और मेरे बेटे पर डाली और फिर वह घर से निकल गए। मैंने भी कभी अपने पति को दोबारा पलट कर नहीं देखा। हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ और मैंने अकेले ही अपने करियर को बढ़ा कर लिया है। मेरा कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपने लिए खुद ही मिसाल बन गई हूँ और मैंने अपनी कहानी खुद लिखने का फैसला किया है। आज मैं एक कामयाबी औरत हूँ और आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। खैर, जब कोर्ट में डिवोर्स की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी और मैं अब आधिकारिक तौर पर काव्या मिश्रा से सिर्फ काव्या बन चुकी थी, मेरे नाम से पति का बोझ हट गया था और उसकी जगह एक सफल उद्यमी की पहचान जुड़ गई थी। आयुष कोचिंग सेंटर की सफलता आसमान छूने लगी थी। मैंने एक बड़ी इमारत किराए पर ले ली थी जिसमें आधुनिक कक्षाएं, एक छोटी लाइब्रेरी और स्टाफ के लिए अलग से ऑफिस था। अब मेरे पास केवल 2-3 स्टूडेंट नहीं बल्कि अलग अलग बेंचों में 100 से अधिक छात्र थे। मेरे पास अब अन्य टीचर्स भी थे जिन्हें मैंने अब से आयुष कोचिंग सेंटर में नियुक्त किया था। मेरा नाम अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं था बल्कि मेरे ऑनलाइन कोर्स भी पूरे देश के स्टूडेंट्स के बीच लोकप्रिय हो रहे थे। एक शाम मैं अपने बेटे आयुष के साथ अपने नए और बड़े घर की बालकनी में बैठी थी। मैंने किस्तों पर लिए छोटे घर को अब बेचकर अपनी कमाई से एक बड़ा और सुंदर घर खरीद लिया था। आयुष 10वीं कक्षा में था और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई में डूबा रहता था। मैंने आयुष के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम खुश हो? आयुष ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी वर्किंग मॉम पर गर्व है। आपने अपनी ज़िंदगी खुद लिखी है। तभी आयुष के स्कूल की एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मुझे बुलाया गया। वहाँ मुझे पता चला कि आदित्य सर भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। मीटिंग के बाद आदित्य और मैं थोड़ी देर के लिए रुके। आदित्य ने कहा, काव्या, तुम्हें इस तरह सफल होते देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हो जो अपने हालातों से समझौता कर लेती है। मैंने कहा, आदित्य, यह सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। तुमने ही मुझे वह हिम्मत दी जो मेरे अंदर कहीं खो गई थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखा है। काव्या, चलना तो तुम्हें खुद ही था। कुछ दिनों बाद आदित्य मेरे घर आया और उसने मुझसे अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि वह मेरे 100 साहस, ईमानदारी और मेरी मेहनत से प्रभावित है और वह मेरे और आयुष के साथ अपना भविष्य देखना चाहता है। मैंने इस रिश्ते के बारे में गहराई से सोचा। आदित्य एक नेक दिल इंसान था जिसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था और आयुष भी उसे बहुत पसंद करता था। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़कर आदित्य के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत करने का फैसला किया। हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली जिसमें केवल हमारे करीबी लोग शामिल हुए। मैंने अपने पुराने नाम काव्या के आगे आदित्य का नाम नहीं जोड़ा। मैं अपनी पहचान काव्या के रूप में ही रखना चाहती थी और आदित्य ने मेरे इस फैसले का सम्मान किया। इस तरह मेरे जीवन के पन्ने पलट गए थे। मैं अब अकेली नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी स्वतंत्रता को कभी नहीं खोया। मैंने एक पत्नी होने के साथ साथ एक सफल उद्यमी, एक बेहतरीन माँ और एक मजबूत महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई। काव्या की कहानी हमें यह समझाती है कि जिंदगी हमें जितना तोड़ती है उतना ही मजबूत बनने का मौका भी देती है। गलत रिश्तों से निकलना हार नहीं
बल्कि खुद को दोबारा पाने की शुरुआत होती है। जब एक औरत अपने डर से ऊपर उठती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ती है, खुद की पहचान बनाती है, तब वह सिर्फ अपना किरदार नहीं बदलती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का नजरिया भी बदल देती है। काव्य ने साबित किया कि भाग्य वही बदलता है जो अपने कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।